नमस्कार, सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। होली पर रंग तो बहुत उड़े, लेकिन कुछ के चेहरों के भी रंग उड़ गए जब रविवार को बीजेपी ने 13 अपने मौजूद सांसदों के टिकट का अनाउंस किया। 13 सीटों के लिए अपने लोगों का नाम अनाउंस किया तो लोगों के 9 लोगों के टिकट कटे हुए थे, लेकिन एक टिकट वो था जिस पर सबकी निगाहें जुड़ी थी और वो था पीलीभीत का टिकट, क्योंकि वहां से वरुण गांधी लड़ रहे थे। वरुण गांधी जो 2009 में जीते, 2014 में फिर वापस सुल्तानपुर गए और फिर 2019 में 2.5 लाख वोटों से जीते। इसके बाद का समय तो लगता था जैसे 21 और 22 के बाद वरुण गांधी किसी और पार्टी की तरफ से बीजेपी में शामिल हुए लग रहे थे। एक के बाद एक ये कहा किसान मूवमेंट पर सरकार को असहज किया, उसके बाद ये कहा कि जिस तरह से 10 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया गया, लेकिन किसानों का पैसा माफ नहीं होता। एक के बाद एक हमले और आखिर में कहा गया कि वो लक्ष्मण रेखा ही लांग दी, जिसमें कहा कि आसपास के साधुओं को परेशान न करो, इनमें से पता नहीं कौन कल को महाराज हो जाए। यानी योगी आदित्यनाथ को भी वरुण गांधी ने नहीं छोड़ा। लग रहा था इसके बावजूद वरुण गांधी को कि बीजेपी उनको इसीलिए टिकट देगी कि वरुण तो वो हैं और साथ में गांधी भी, तो लिहाजा बीजेपी में यह हौसला नहीं होगा कि वो एक गांधी को अपनी सीट का जो मौजूदा सीट के जीत के आने का एक रोस्टर है उससे भी हटा दे। लेकिन ये मोदी की बीजेपी लग रही है जो पूरी तरह से सारे समीकरणों को बदल देती है। हालांकि हमारी पिछली बातचीत में वीरेंद्र भट्ट जी ने साफ कहा था कि नहीं मिल रहा है किसी भी हालत में पीलीभीत से वरुण गांधी को ये टिकट, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना था कि मेनका चुनाव नहीं लड़ेगी। अब जब टिकट कट गया, होली पे रंग उनके ऊपर चढ़े नहीं। इसके बाद आप देखेंगे कि 20 तारीख को 4 सेट खरीदे गए थे। इसको एक राजनीतिक ब्लैकमेल माना गया। कई लोगों का कहना था कि बीजेपी पर यह असर डालने के लिए कि राहुल और वरुण गांधी अपने से चुनाव लड़ सकते हैं। यह सीधा इशारा करने की कोशिश थी कि पार्टी शायद इससे दबाव में आ जाए, लेकिन आजकल बीजेपी ने शायद दबाव में आना छोड़ दिया है। इसीलिए उस तरह के तमाम नाम, चाहे वो संघमित्रा हो, चाहे वो वीके सिंह का दबदबा हो, एक अच्छे सांसद थे या नहीं उसको लेकर वहाँ के विधायकों और जनता में अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन एक अच्छे मंत्री के तौर पर अपनी छाप छोड़ चुके थे। राजेंद्र अग्रवाल वो भी साफ हो गए। कई बड़े नाम, अक्षर लाल हों या फिर आपने कई ऐसे चेहरे जिनकी आपने शर्त लगा ली होगी कि ये तो रिपीट हो जाएंगे, वो सब उड़ गए। यानी पहली लिस्ट जब आई तो लगभग सब वो दिख रहे थे, क्योंकि तब कहा गया बड़े बदलाव होंगे, लेकिन नहीं हुए। दूसरी लिस्ट में आपको उम्मीद थी कि शायद इसमें वही नाम आएंगे जिनको दिया गया था टिकट, इसमें 9 बदल गए। यानी आप अगर इसको देखें तो 70 से 80% टिकट बदल दिए गए। यही बीजेपी क्या है। लेकिन गांधी परिवार जिसकी कभी उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी, आज एक गांधी का टिकट कट गया। मेनका चुनाव लड़ रही हैं सुल्तानपुर से बिना किसी उर्ज किए हुए। बहुत सारे लोगों ने उनसे पूछा कि बेटे का टिकट कट गया तो क्या चुनाव लड़ेंगी। इस पर शायद ही कोई वो जवाब देती, लेकिन वो टिकट के बाद चुनाव लड़ रही हैं बीजेपी से। और अब जो सबसे बड़ी निगाहें हैं, क्योंकि पीलीभीत अगर सबसे बड़ी चर्चा था तो सबसे बड़ा कौतूहल जो है माफ कीजिए, सबसे बड़ा कौतूहल होगा रायबरेली और अमेठी। दोनों सीटों पर क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो आज इसी पर कि ये नई बीजेपी जो गांधी की आंधी को नहीं मानती है वो क्या करने जा रही है, और क्या जिस तरह से वरुण मोदी के टेस्ट में फेल हो गए हैं, आगे क्या राहुल और प्रियंका अपनी ही पार्टी के जीत के गणित में फेल होते दिख रहे हैं। चलिए इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ है वीरेंद्र भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार है, आप भली भांति परिचित हैं। इसके अलावा मेरे साथ हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी, को भी आप देख रहे होंगे, पीलीभीत से है, वहाँ की राजनीति को उसी तरह समझते हैं जिस तरह
वो एक सतरंगी दुनिया की तरह ही वो पूरी पीलीभीत की राजनीति को समझते हैं। मेरे साथ है अविनाश बहुत दिन से बीजेपी की एक एक चाल पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है बीजेपी की चाल पर नजर रखना आसान नहीं होता है ना। शुरुआत करूंगा मैं अविनाश से, फिर आपके पास आऊंगा सबके। अविनाश, ये तो लग रहा था कि कट जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग कह रहे थे मिल जाएगा। इस कट जाएगा और मिल जाएगा बीच में आखिर वो कौन सा बयान आपको लगता है, वो कौन सा गणित आपको दिखता है जिसमें फेल हुए वरुण गांधी और उनका टिकट उड़ गया? अब समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सब बलैया लेना चाहती है, लेकिन टिकट कैसे कटा? देखिए, जो पहली बात तो आपका जो पहला सवाल है उस पर आना चाहूँगा कि हम लोग पत्रकार हैं और बीजेपी की चाल बीजेपी के नेता भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम लोग तो बीजेपी कवर करते हैं। जहाँ तक सवाल वरुण गांधी का है, तो देखिए इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं और चूंकि जब चर्चा हुई थी तभी इस बात का जिक्र हुआ था कि वरुण गांधी को अगर बीजेपी टिकट देती है तो एक कदम आगे बढ़ाकर टिकट देगी, क्योंकि वरुण गांधी ने जिस तरीके से हमला किया, अटैक किया अपने आला कमान पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर और यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ पर भी उन्होंने चुटकी लेने में परहेज नहीं किया, तो पूरा संभावित था। लेकिन चूंकि उनको टिकट दिलाने के लिए उनकी मां मेनका गांधी पूरा जोर लगा रही थी और आपको याद होगा कि टिकट बंटवारे से पहले कुछ दिन पहले, तकरीबन 1.5 हफ्ते पहले की बात है, मेनका गांधी और वरुण गांधी गए थे जेपी नड्डा से, उन लोगों ने मुलाकात भी की थी और मेनका गांधी यहां तक मान गई थी कि भले ही उन्हें टिकट ना दिया जाए लेकिन उनके बेटे को पीलीभीत से चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये नई भाजपा है, ये नरेंद्र मोदी की भाजपा है, ये टिट फॉर टैट करना जानती है, तो ये पहले से संभावित था। हालांकि कुछ लोगों को लग रहा था कि हो सकता है कि बीच का रास्ता निकल गया हो, लेकिन देखिए सबसे बड़ी वजह वही है कि जिस तरीके से उन्होंने पीएम की और केंद्र सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया, बार बार सवाल उठाया और जिस तरीके से कहीं ना कहीं वो विपक्षी खेमे में नजर आ रहे थे और उनके बयानों को आधार बनाकर जो विपक्षी पार्टियां थी वो सरकार पर हमले बोल रही थी, तो ये जाहिर था कि वरुण गांधी का टिकट कटेगा। हालांकि कुछ लोगों को उम्मीद थी कि शायद ना कटे, लेकिन आखिर वही हुआ। और देखिए वरुण गांधी का टिकट कटना नहीं चौंकाता है, लेकिन पिछली जो लिस्ट आई धीरेन्द्र जी, पिछली लिस्ट में चूंकि 13 प्रत्याशियों के नाम थे और जिस तरीके से 9 मौजूदा सांसदों के बीजेपी ने टिकट काटे, अब इस बात की संभावना जगी है कि जो अगली लिस्ट आने वाली है, चूंकि ये लिस्ट और ज्यादा चौंकाएगी क्योंकि इसमें और भी कई पेज फंसे हुए हैं। लेकिन देखिए अगर हम पिछली लिस्ट की बात करें तो चूंकि संघमित्रा मौर्य को लेकर भी संशय बरकरार था कि जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ दिया, हालांकि संगठन के कामों में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। कई ऐसे अभियान थे जिसमें संघमित्रा मौर्य का जो नाम था टॉप 10 में था और जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी थे उन्होंने उस चीज को लेकर सराहा भी, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने बहुत सारी चीजें चल रही थी, तो संघमित्रा मौर्य का भी टिकट कट गया। लेकिन अब आने वाले समय में चूंकि देखा जाए तो अभी 12 उम्मीदवारों की घोषणा होनी है, क्योंकि एनडीए का जो पूरा गठबंधन है उसमें बीजेपी के खाते में 75 सीटें हैं और 5 सीटें सहयोगी दलों के खाते में हैं और 72 में से 63 सीटों की घोषणा बीजेपी कर चुकी है। 12 सीटों की घोषणा होनी है, जिसमें हम बृजभूषण शरण सिंह की बात करें, कैसरगंज की बात कर लें, रायबरेली, चूंकि रायबरेली में वेट एंड वॉच की स्थिति में दोनों ही पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर भाजपा की बात करें, दोनों पार्टियां एक दूसरे की तरफ देख रही हैं कि पहले कौन प्रत्याशी उतारे, तो उस हिसाब से जो एक केमिस्ट्री होगी, जो एक गणित होगा, उस हिसाब से दूसरी पार्टी वहां पर अपना कैंडिडेट घोषित करेगी। वैसे ही सीट है बलियां से वीरेंद्र सिंह मस्त वहां से सांसद हैं, मौजूदा सांसद हैं, लेकिन इस बात की चर्चा है कि शायद उन्हें बीजेपी रिपीट ना करे। वहां से नीरज शेखर और आनंद स्वरूप शुक्ला, जो कि पूर्व में योगी कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, उनका नाम चल रहा है। गाजीपुर सीट को लेकर भी चूंकि गाजीपुर सीट काफी टफ सीट मानी जाती है बीजेपी के लिए, हालांकि पिछली बार वहां से मनोज सिन्हा चुनाव लड़े थे लेकिन चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार उनके जो बेटे हैं वो पूरा जोर लगा रहे हैं वहां से टिकट पाने के लिए। तो अभी जो अगली लिस्ट आने वाली है धीरेन्द्र जी, अगली लिस्ट और ज्यादा चौंकाएगी और संभावित है प्रयागराज की जो सीट है, चूंकि जी मैं आगे चलता हूं। वीरेंद्र जी, ये जो सारा मसला है, गांधी परिवार का मसला है, क्या उनके जहन से ये उतरता नहीं है कि वो भी अभी उनका इतना प्रभाव नहीं है, वो बीजेपी में है, चूंकि मेनका गांधी विपक्ष की राजनीति करती थी, इसीलिए पीलीभीत से उनको जब उनके बेटे चुनाव लड़ने के उम्र के दायरे में हुए, मैं चुनाव के मतलब नेता बनने की योग्यता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं उम्र के जब योग्यता के दायरे में आए तो सीधा टिकट मिला और वो जीत गए।
उसके बाद इस तरह के बयानात से आपको लगता है, हालांकि कांग्रेस उनको बुला रही है, समाजवादी पार्टी उनको बलैया लेने की स्थिति में है, आपको लगता है उनमें ये है राजनीतिक करिश्मा कि वो नई लकीर खींच सके अब वापस जाके? क्योंकि गांधी परिवार की जो राजनीतिक विरासत है वो तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हिस्से में आती है। गांधी फैमिली के खिलाफ विरोध का जो गांधी है वो बीजेपी के पास था गांधीत्व। अब कोई एक नई लाइन खींच सकते हैं वरुण गांधी, या ये वरुण गांधी सिर्फ ये इंतजार करेंगे कि कब उनकी गलतियां माफ हो जाएं और कब उनको वापस टिकट दिया जाए? देखिए, गलतियां माफ होने का तो का काम पार्टी तय करेगी, लेकिन मैं थोड़ा इतिहास में जाऊंगा। जब कोई नेता अपने कैरियर के चरम उत्कर्ष पे होता है, जब जब अपने एकदम पीक पे होता है, तो उससे अगर आप कोई उसके खिलाफ अगर कोई बगावत करेगा नेता, तो उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। 1999 में कल्याण सिंह यही गलती कर चुके हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी अपने राजनीतिक करियर के चरम पे थे, तब उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ बगावत की थी। और उनको ना ही न केवल उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था, उनको बाद में उन्होंने पार्टी भी छोड़ी, अपनी पार्टी बनाई, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई। 2004 में वो फिर वापस आ गए, लेकिन फिर आजीवन वो बीजेपी में उस सम्मान के साथ वो कभी लौट नहीं पाए। बाद में मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उनको राजस्थान में गवर्नर बनाया गया। उनके पुत्र एटा से एमपी हैं, और उनका ग्रैंडसन इस समय राज्य सरकार में राज्य शिक्षा मंत्री हैं, संदीप सिंह। तो यही गलती अब वरुण गांधी कर रहे हैं, क्योंकि 2014 तक वो बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में बीजेपी में थे, राष्ट्रीय महामंत्री थे। तो उनको ये भ्रम था कि वो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए अपरिहार्य हो गए हैं। और उनकी जो एक बिना किसी संदर्भ के जो एक बहुत ही एग्रेसिव हिंदुत्व की लाइन थी, जो उनका ये जो सोच था कि हिंदुत्व कोई पॉलिटिकल शॉर्टकट है। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, 2009 के लोकसभा चुनाव में उस समय यूपी में मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उनके खिलाफ मुकदमा हुआ था हेट्रेड का और उनके भड़काऊ बयान का। तो वरुण गांधी का कोई ऐसा पॉलिटिकल कन्विक्शन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी या हिंदुत्व की विचारधारा में नहीं है। उनको लगता है कि वो एग्रेसिव हिंदुत्व की लाइन लेकर के इलेक्शन जीत लेंगे। और इसके उनके वीडियो भी बहुत सारे सामने आए थे 2009 के चुनाव में, कि वो हिंदू मुस्लिम की बात बहुत कर रहे थे। तो और इस कारण जो है उनका नरेंद्र मोदी से हमेशा टकराव रहा है। और नरेंद्र मोदी की छवि को जिस तरीके से कलंकित करने का काम इस देश के लेफ्ट सेकुलर एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, कांग्रेस ने किया है, कि नरेंद्र मोदी को एक डेमोन, एक राक्षस पेंट किया गया 2002 के दंगे का। उनको अकेला जो है जिम्मेदार बताया गया। और 2002 के दंगे के पहले क्या हुआ था, किस तरीके से साबरमती एक्सप्रेस में ट्रेन में आग लगाई गई थी, 60 कार सेवक जिंदा जल के मर गए थे, वो सारी बातें गायब कर दी गई थी। तो जो काम नरेंद्र मोदी के विरोधी 2002 से कर रहे थे, लगभग वही काम कुछ वरुण गांधी करने लगे थे। तो जाहिर है कि उनका टकराव होना निश्चित था, जो वर्तमान लीडरशिप बीजेपी की है। अब वो कहाँ जाएंगे? एक बार आप जो है इतने बड़े वट से अगर पत्ता टूटता है, तो फिर कहाँ जाता है, इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। कांग्रेस कभी भी जो जो कांग्रेस की विरासत है, ये ये पिछले 5 साल में 8 साल में हम लोग कई बार देख चुके हैं। इनकी वरुण की प्रियंका से भेंट हुई, राहुल गांधी से भेंट हुई, लेकिन विरासत में कभी बंटवारा नहीं होता है। यू डोंट शेयर द लेगेसी। लेगेसी का क्लेमेंट एक ही व्यक्ति रहेगा। तो ये जो जो आज चर्चा चल रही है कि वरुण गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का। अमेठी में से पहली बार 1980 में संजय गांधी लड़े थे। उसके पहले 77 में लड़े थे, हार गए थे। फिर 82 में संजय गांधी के देहांत के बाद वहां से पहली बार सांसद बने राहुल राजीव गांधी बने। फिर 85 में वहां से वो एमपी हुए, फिर 89 में हुए, और उसके बाद 91 में हुए। लेकिन उस 91 के चुनाव के दौरान उनकी हत्या हो गई थी चेन्नई के पास तमिलनाडु में। तो ये कांग्रेस परिवार की विरासत की सीट है, जहां पे परिवार का कोई विश्वास पात्र व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। और जैसे पहले एक जमाने में कैप्टन सतीश शर्मा हुआ करते थे, राजीव गांधी के दोस्त थे और पायलट थे।
तो इस तरह का कोई विश्वस्त व्यक्ति ही आ सकता है। और मुझे ये बात बहुत ही असहज लगती है कि वरुण गांधी इस स्टेज पे कांग्रेस में एडजस्ट हो सकते हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, वो भी एक वो एक परिवारवादी पार्टी है, जहां एक ही नेता है, अखिलेश यादव है। तो अखिलेश यादव के लिए भी वरुण गांधी जैसे व्यक्तित्व को जो कि वरुण गांधी का बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। तो अखिलेश यादव के लिए ऐसे इस तरह के स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट व्यक्ति को अपनी पार्टी में एडजस्ट करा पाना आसान काम नहीं होगा। मुझे लगता नहीं कि हो सकता है वो आ जाए, लेकिन अखिलेश यादव का जो पिछले 2 साल का रिकॉर्ड है, 2022 में उन्होंने जितने समझौते किए थे, जितने गठबंधन किए थे, सब टूट गए। राष्ट्रीय लोकदल भी अलग हो गया, ओम प्रकाश राजभर भी अलग हो गए, महानदल भी अलग हो गया, जनवादी पार्टी भी अलग हो गई, यहाँ तक कि स्वयं प्रसाद मौर्य भी अलग हो गए। सब चले गए, कोई इनके साथ नहीं बचा। दारा सिंह चौहान जहां से आया था, वो वापस बीजेपी में चले, वो चले गए और फिर मंत्री बन गए। तो अखिलेश यादव भी जो है गठबंधन की राजनीति में अब तक उन्होंने कोई सफलता प्राप्त की हो, ऐसा कोई उदाहरण अब तक सामने नहीं आया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ था। उसमें बहुजन समाज पार्टी को 10, समाजवादी पार्टी को 5 और राष्ट्रीय लोकदल को 0 सीटें मिली थी। लोकसभा परिणाम पूरी तरह आ भी नहीं पाया था कि मई के आखिरी दिनों में ये गठबंधन को तोड़ने की घोषणा हो गई थी। ये गठबंधन बिखर गया था। तो इसलिए समाजवादी पार्टी से आने की मुझे कोई संभावना दिखती नहीं है। आपको नहीं लग हाँ, रही है? वरुण गांधी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें कोई रोक तो है नहीं। जी जी। मैं अब चलूंगा अमिताभ जी के पास। अमिताभ जी, पीलीभीत के साथ इस परिवार का रिश्ता माने जाने लगा, ऐसे ही जैसे कि जी अमेठी बन गई, रायबरेली बन गई। तो आपको लगता है कि वो जी कोई ताकत है जो जितिन प्रसाद के लिए या मोदी के लिए जो परेशानी खड़ी कर सकती है, या वो क्या कनेक्ट है? आपको क्या लगता है कि कनेक्ट है कोई, या ये पार्टियों के, और चूंकि विरोध में मेनका गांधी जब तक रही, बीजेपी की ताकत हमेशा उनके पीछे खड़ी रही। जब निर्दलीय लड़ी, जी शायद मेरे जी विचार से 98 में वो लड़ी वहां से, जी तो उसके बाद से लगातार उनके पीछे एक पार्टी ताकत में रही, फिर वो पार्टी में ज्वाइन करती हैं। तो आपको लगता है इस परिवार का वहां कुछ इस तरह का रिश्ता हम मान सकते हैं, जैसे रायबरेली, अमेठी, ऐसे ये जो मुखालिफ गांधी हैं, मतलब जो एक मेन गांधी हैं फिर दूसरे विरोधी गांधी हैं, तो उनकी कोई सीट हो गई है, ये ऐसा है? धीरेन जी, मैं पीलीभीत की बात कर रहा हूँ। पीलीभीत में मेनका गांधी, वरुण गांधी अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए तो है, लेकिन मेनका गांधी, वरुण गांधी किसी को प्रत्याशी बना के लड़ाएंगे तो वो जीतेगा, ये संभावना नहीं। उसका उदाहरण पिछले दिनों जब मेनका गांधी ने शक्ति दल बनाया था, शक्ति दल से 4 विधायकों के प्रत्याशी खड़े किए थे। उसका परिणाम ये हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्याशी हारे और शक्ति दल के भी प्रत्याशी हारे। तो मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो उनके लिए महत्वपूर्ण था। अब पीलीभीत लोकसभा सीट की बात आती है, तो पीलीभीत लोकसभा सीट पे जब वरुण गांधी का टिकट कटने का नंबर आया था तो ये चर्चा थी कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से वरुण गांधी प्रत्याशी होंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार को यहां से प्रत्याशी उतारकर कुर्मी कार्ड खेल लिया। हालांकि भगवत शरण गंगवार ये बोले थे कि वरुण गांधी के लिए वो सीट छोड़ने को तैयार है। आज भगवत शरण ने नामांकन भी करा दिया। उधर बहुजन समाज पार्टी से अनीस अहमद भी प्रत्याशी, उन्होंने भी अपना नामांकन करा लिया। तो ऐसी स्थिति में निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, इस पर संशय मुझे लग रहा कि वरुण गांधी निर्दलीय पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे, संशय है। अगर चुनाव वो लड़ते तो आज पूरी तैयारी हो जाती और वो चुनाव लड़ते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनके जो समर्थक है, कार्यकर्ता कह लें, उन पे भी अभी तक कोई सूचना नहीं है कि वरुण गांधी का नामांकन दाखिल करेंगे अथवा नहीं। तो ये गांधी, मेनका गांधी या वरुण गांधी स्वयं चुनाव लड़े तो उनके लिए जनता का समर्थन है, ये बात सभी मानते हैं।
लेकिन वरुण गांधी या मेनका गांधी किसी दूसरे को लड़ा के दूसरे का समर्थन करे तो जनता उनको समर्थन नहीं करेगी। अभी कोई मैसेज आ रहा है कि निर्दलीय लड़ सकते हैं, क्या आपको लगता है अगर वो निर्दलीय लड़ते हैं तो क्या पार्टी के लिए परेशानी खड़ी करेंगे? नहीं, अगर निर्दलीय लड़ेंगे वरुण गांधी तो निश्चित रूप से लड़ाई बड़ा चौंकाने वाली होगी, क्योंकि एक तरफ जो भाजपा का वोटर है वो भाजपा का वोटर पूर्वी प्रत्याशी होने के कारण जो पूर्वी प्रत्याशी के पास चले जाएंगे। उधर एक और चीज नई आई है कि भारतीय जनता पार्टी के एक जो टिकट मांग रहे थे हेमराज वर्मा, वो भी चुनाव मैदान में आ रहे हैं, वो अपना निर्दलीय नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये चुनाव में फिलहाल तो ये है, अभी तो त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी इंडिया गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व मंत्री अनीस अहमद को उम्मीदवार बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ने जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है और पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है। तो अभी तक तो कोई कुछ नहीं है, लेकिन वरुण गांधी अगर आ जाएंगे तो चुनावी बिल्कुल एकदम समीकरणों में बड़ा फेरबदल होगा। लेकिन अच्छा, अभी तक कुछ बाइट सुन लेते हैं। वरुण गांधी की एक बाइट्स है, वो जरा सुन लेते हैं, फिर बाद में अविनाश से पूछते हैं कि आखिर आगे उन दो गांधियों का क्या हो रहा है जिनकी चिंता में कांग्रेस दुबली हो रही है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। पहले एक बार बाइट सुन लेते हैं। एक इंसान बिना स्वाभिमान केवल एक लाश होता है। और मैं एक ही चीज आपको कहना चाहता हूं, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, केवल एक से ही डरा जाता है, वो भगवान है, भगवान से डरा जाता है। इस धरती पे कोई माता दाद आपका कुछ नहीं कर सकता। अपने पाप से, अपने गुनाहों से आदमी को डरना चाहिए, ये किसी बोनू या टोनू से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खड़ा हूं यहाँ, किसी को भी आप वोट करें, किसी को भी करें, लेकिन भेड़ चाल में ना करें, दिमाग लगा के करें। ये नहीं कि कोई आया भारत माता की जय बोल दिया, जय श्री राम बोल दिया, आपने वोट डाल दिया, क्योंकि उसके बाद आपकी गिनती भी वैसी हो जाएगी जैसे कि आप लोग एक एक मनुष्य, एक एक आत्मा नहीं हो, आप लोग बस एक संख्या। मैं नहीं चाहता हूं कि आप एक संख्या बने, मैं चाहता हूं आप एक एक यहाँ पे देवी, एक एक देवी समान। सांसद और विधायक कमीशन खाते हैं 20%, 30%, दुनिया जानती। जिनके पास खाने को रोटी नहीं थी आज वो फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं। लेकिन मैं 4 साल पहले इसी गाड़ी में आपके पास आया था, आज मैं 4 साल बाद इसी गाड़ी में आऊंगा और मैं हो सकता है 4 साल बाद इसी गाड़ी में आपके पास हूं, क्योंकि मुझे दिखावा नहीं करना है। मैं चाहता हूं कि महाराज जी दे दीजिए, फिर क्या फर्क पड़ता है, हो सकता है कोई जरूरी हो। क्यों मत सुनो, इधर आ जाओ, आप बिल्कुल इनको ऐसा मत करो कल जाके ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा। समय की गति को समझा करो महाराज जी। मुझे लगता है समय अच्छा आ रहा है। देखिए, लगातार उनके भाषणों का तंज व्यंग अपनी पार्टी के खिलाफ ज्यादा दिख रहा था, न कि मुकाबले कि विपक्ष पर तंज करते। ये एक बड़ी स्टाइल उन्होंने डेवलप की थी और उनको लग रहा था ये स्टाइल उनकी पार्टी में मुफीद है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ये तो साफ दिख गया कि अब वो नहीं है। और इसके साथ साथ ये भी बात सही है कि उनको कोई पार्टी, मुझे नहीं लगता कि इस समय से वक्त में वो भी नहीं चूज करना चाहेंगे, क्योंकि लेकिन अभी सेकंड, थर्ड, फोर्थ फेज का बहुत लंबा समय है, क्योंकि कल तो खत्म हो जाएगा फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन, लिहाजा इसमें तो उनके लिए गुंजाइश नहीं बनेगी। लेकिन जिस तरह की राजनीतिक गलियारों में अफवाहें चलती हैं, उसमें अब धीरे से वो रायबरेली और अमेठी की तरफ मुड़ती जा रही हैं कि शायद ये लड़ लें वहां से। क्या कांग्रेस की अब हालत ऐसी है, क्या कांग्रेस की तरफ से कोई आवाज आ रही नहीं है? आपको अविनाश ऐसा कुछ मिल रहा है, कोई जानकारी मिल रही है? क्योंकि हम फिर यही सुन रहे हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी होगी। नो टिकट अभी तक कांग्रेस अनाउंस कर चुकी है,
लेकिन उन टिकट की भी कोई उम्मीद है। खैर उन पर अभी, उन सब उम्मीदवारों पर हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसलिए सरसरी टिप्पणी हो सकती है, लेकिन अभी तो नहीं लग रहा है कि उनमें से कोई भी बहुत मुकाबले की बात करना तो दूर की बात है। मुझे लगता है कि अगर सपा के वोट ना मिले तो जमानतें भी नहीं होंगी। अविनाश, कोई नया अपडेट कांग्रेस से मिल रहा है इन दोनों सीटों के लिए? चूंकि लड़ाई तो कांग्रेस के नाम पर बस 2 ही सीटों पे हो सकती है। धीरेन्द्र जी, पहले वरुण गांधी पर आऊंगा, फिर बाद में आपके दूसरे सवाल पर आऊंगा। देखिए, वरुण गांधी को लेकर चर्चा अभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि देखिए वरुण गांधी को लेकर दोनों बातें कही जा रही हैं। वरुण गांधी को लेकर चर्चा ये भी है कि हो सकता है कि कांग्रेस उन्हें रायबरेली या अमेठी कहीं से अपना प्रत्याशी घोषित कर दे। लेकिन देखिए, एक और चौंकाने वाली चर्चा है। चर्चा ये है कि बीजेपी ने भले ही उनका टिकट काट दिया हो पीलीभीत से, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि हो सकता है कि वरुण गांधी को बीजेपी रायबरेली से, गांधी परिवार के, अगर प्रियंका गांधी वहां से चुनावी मैदान में उतरती हैं, तो हो सकता है कि वरुण गांधी को बीजेपी वहां से अपना प्रत्याशी बना दे। हालांकि ये अफवाहें हैं, चर्चाएं हैं। जो आपका दूसरा सवाल है कि आखिर 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी क्यों अटकी हुई है, हम लोग लगातार हर रोज ये खबर आती है कि आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, आज CWC की बैठक है और आज कांग्रेस पार्टी इन दोनों सीटों को लेकर अपना प्रत्याशी फाइनल कर लेगी। लेकिन अभी तक कह सकते हैं कि जो तस्वीर है उन दोनों सीटों की वो काफ़ी धुंधली है। हालांकि जो रायबरेली और अमेठी के जो लोग हैं और जो कांग्रेस का काडर है, उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद है कि अमेठी और रायबरेली से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देखिए, कांग्रेस आला कमान की तरफ से अभी तक इस बात का कोई इशारा नहीं किया गया है। लेकिन देखिए, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है धीरेन्द्र जी कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे का मुंह देख रही हैं। दरअसल बीजेपी रायबरेली से इसलिए कैंडिडेट घोषित नहीं कर रही है कि उसे इंतजार है कि अगर गांधी परिवार से कोई उतरता है वहां पर चुनावी मैदान में तो प्रत्याशी यानी कि कैंडिडेट कोई दूसरा होगा, और अगर गांधी परिवार से कोई वहां प्रत्याशी नहीं उतरता है तो फिर बीजेपी किसी और को प्रत्याशी बनाएगी। और कुछ यही स्थिति मुझे ऐसा लग रहा है, और जो यहां के सियासी विश्लेषक हैं उनका भी मानना है कि कुछ यही स्थिति कांग्रेस पार्टी की भी है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस की जो स्थिति है वो स्थिति पहले वाली नहीं रह गई है, क्योंकि पिछले हार से, जो पिछली हार हुई अमेठी में कांग्रेस पार्टी की, उस हार से कांग्रेस ने काफी सबक लिया है और कहीं ना कहीं एक अंदर खाने डर भी है कि अगर नतीजा 2019 जैसा होता है तो फिर एक बड़ा सेटबैक होगा कांग्रेस पार्टी के लिए, और वो सेटबैक एक मैसेज के रूप में पूरे देश में जाएगा। भले ही लोकसभा चुनाव तब तक खत्म हो चुका होगा, लेकिन आने वाले चुनाव में उसका असर पड़ेगा और जो कांग्रेस का काडर है कहीं ना कहीं उसमें मायूसी दिखेगी। तो जाहिर सी बात है कि रायबरेली और अमेठी को लेकर अभी कांग्रेस पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कह सकते हैं कि 70-30 का एक रेशियो है, यानी कि 70% इस बात की उम्मीद है कि अमेठी रायबरेली से गांधी परिवार से ही लोग उतरेंगे। लेकिन हाँ, 30% जो लोग हैं उनका यह मानना है कि हो सकता है कि कांग्रेस डर गई हो या कांग्रेस कुछ और सोच रही हो, जिसकी वजह से अभी तक उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं, और हो सकता है कि वहां से कांग्रेस किसी और को उम्मीदवार बनाए। हालांकि इसकी देखिए संभावना कम दिख रही है, क्योंकि जो स्थानीय रिपोर्ट है और जो पीसीसी की जो रिपोर्ट है वो पार्टी आला कमान तक जा चुकी है, और जहां तक मेरी जानकारी है जो पीसीसी ने रिपोर्ट भेजी है कांग्रेस आला कमान को, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अमेठी और रायबरेली में गांधी परिवार से ही किसी को लड़ना चाहिए। अगर वहां पर गांधी परिवार से कोई नहीं लड़ता है तो बीजेपी के लिए एक वॉकओवर जैसा होगा, क्योंकि तब बीजेपी के लिए रास्ता ना सिर्फ अमेठी में बल्कि रायबरेली में भी बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जो वहां के क्षेत्रीय क्षत्रप हैं कहीं ना कहीं वो भी अब लामबंदी में जुट गए हैं। हालांकि देखिए, वहां पर अगर हम रायबरेली सीट की बात करें तो रायबरेली की जो सीट है बीजेपी के लिए उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि वहां पर कई ऐसे गुट हैं कि अगर बीजेपी किसी एक को कैंडिडेट बनाती है तो देखिए वहां पर जो जातियों का संघर्ष है वो बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा करने वाला है। क्योंकि अगर मनोज पांडे को बीजेपी वहां से टिकट देती है तो कई ऐसे गुट हैं जो मनोज पांडे के खिलाफ जाएंगे। उसके अलावा अगर दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी उम्मीदवार बनाती है तो जो मनोज पांडे का गुट है या फिर जो दूसरे गुट हैं वो दिनेश प्रताप सिंह के अगेंस्ट में जाएंगे। तो एक बीजेपी को एक ऐसे निर्विवादित चेहरे की जरूरत है, एक ऐसे ऑप्शन की जरूरत है जिस पर कोई विवाद ना हो, जिस पर किसी को आपत्ति ना हो। तो दोनों ही पार्टियां वेट एंड वॉच की स्थिति में है। हालांकि ये तय माना जा रहा है कि 1 से 2 दिनों में इन दोनों ही सीटों को लेकर दोनों पार्टियों की जो स्थिति है वो लगभग साफ हो जाएगी। जी वीरेंद्र जी, कभी आपको लगता है कि बीजेपी को ये रणनीति बनानी पड़ेगी कि वहां कौन लड़ेगा तो हम लड़ेंगे? क्योंकि जिस तरह का इस समय माहौल है उस समय तो
लग रहा है कि बीजेपी ये मान के चल रही है कि उसने जो सीटें अनाउंस कर दी वो जीत की चाबी दे दी है। और कांग्रेस का आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस की लीडरशिप इस बात पर, शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा अगर हम लोग 1952 के आम इलेक्शन से शुरू करते हैं, जनरल इलेक्शन से, कि जब कोई गांधी को इतनी अनिश्चितताओं में और जीत के लिए इतनी कम संभावनाओं के बीच में अपने राजनीतिक जीवन की किसी राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत करनी हो, जैसी प्रियंका गांधी को करनी पड़ेगी, आपको लगता है वो इस चुनौती को लेंगी आगे बढ़ के? देखिए, ये 2012 या 14 के चुनाव के बाद से लगातार कहा जा रहा था कि प्रियंका ट्रम्प कार्ड है कांग्रेस का, ये आएंगी तो जो है कांग्रेस का पूरा पासा पलट जाएगा। लेकिन हमने 2017 का हमने विधानसभा चुनाव देखा, 2019 का लोकसभा चुनाव देखा, 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव देखा, और आपने देख लिया कांग्रेस जो है 2017 में 7 सीटें थी तो 2022 में वो 2 सीटों पर आ गई। और जो जो बुनियादी बात है कि भारतीय राजनीति में जो एक अवधि कहावत है कि सदेशन खेती नहीं होती है, कि राजा साहब का नाम गूंज गया कि वो खड़े होंगे और इलेक्शन जीत जाएंगे। अब इलेक्शन बहुत ही क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन होता है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तीनों के पास मुद्दों के साथ और जातीय आधार पर बहुत ही क्लोजली आइडेंटिफाइड वोट बैंक है। कांग्रेस के पास यूपी में ना तो कोई मुद्दा है, ना ही कोई आइडेंटिफाइड वोट बैंक है। एक बार 1998 के लोकसभा चुनाव में अमेठी रायबरेली से दो जगह कांग्रेस उम्मीदवार हार गए थे, बीजेपी जीत गई थी। और उस समय उत्तराखंड नहीं बना था, यूपी में 85 सीटें थी और कांग्रेस को यूपी में एक भी सीट नहीं मिली थी। ये एक अपवाद है। लेकिन फिर चुनाव अगले साल हुआ 1999 में, और कांग्रेस वापस सीटें मिली उसको। लेकिन अब इतना कुछ बदल चुका है, और विशेषकर नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में धरातल पे राजनीति इतनी बदल चुकी है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक रैबिड, एक बहुत कट्टर किस्म की जो घृणा वाली जातिवादी राजनीति थी समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की, उसको जिस तरीके से बीजेपी ने 2013 से गैर यादव पिछड़ा और गैर जाटव दलित को फोकस करके उसके बाद लाभार्थी कार्यक्रम चला करके समाज के सभी वर्गों को, योजनाओं को जो लाभ पहुंचाया है, तो धरातल पे अब स्थितियां बहुत बदल गई हैं। लोग केवल जो है वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है जाति। अब दलित और अन्य पिछड़ी जातियों के लोग बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। वरना आप हाउ डू एक्सप्लेन कि 2014, 17, 19, 22 लगातार 2 लोकसभा 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इतनी जबरदस्त सफलता मिली है। आज ही मुझसे समाजवादी पार्टी के एक नेता कह रहे थे कि साहब ये बड़ा अजीब परसेप्शन बना हुआ है उत्तर प्रदेश में कि बीजेपी लगभग 80 में 80 सीटें जीत लेगी, हो सकता है 1-2 हार जाए। तो हम लोग बड़े परेशान हैं कि ये कहानी कहाँ से चल रही है, कैसे चलाई जा रही है, और ये परसेप्शन कौन बना रहा है। तो उनसे मैंने पूछा कि आप इसको लड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? तो बोले अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये परसेप्शन इसलिए बन रहा है कि कांग्रेस को गठबंधन में 17 सीटें मिली हैं, लेकिन उसको 17 उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। इलाहाबाद से सीट कांग्रेस को मिली है, वहां उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। तो समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद रेवती रमन सिंह से कहा जा रहा है कि आप लड़ जाइए। वो 85 बरस के हैं। वो कह रहे हैं कि जो उनके पुत्र हैं उज्जवल रमन सिंह, वो 2 बार के विधायक हैं, 1 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वो वहां लड़ने को तैयार हैं। लेकिन वो समाजवादी पार्टी में रहते हुए कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। ये तो स्थितियां बनी हुई हैं। तो ऐसी सब स्थितियों में वरुण गांधी हो सकता है कि अगर अगर मैदान में उतरे एज ए इंडिपेंडेंट पीलीभीत, तो वो जो भी कैंडिडेट होगा समाजवादी पार्टी का या बहुजन या भारतीय जनता पार्टी का, तो वो डायरेक्ट फाइट में हो, बहुत कड़ी टक्कर दें और बहुत ही कम कम मतों से मतदान का निर्णय हो, और वो बहुत ही स्ट्रांग कैंडिडेट हो। लेकिन ओवरऑल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इज ऑन ए वेरी स्ट्रांग विकेट। 2 कारणों से, एक तो नरेंद्र मोदी है, और यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं।
7 सालों में समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक मुद्दे पर जनमत को अपने पक्ष में मोबिलाइज करने के लिए या योगी आदित्यनाथ की सरकार का विरोध करने का एक भी मुद्दा ढूंढ नहीं पाई है। वो केवल जनरल बातें करते हैं कि साहब बड़ी महंगाई है, बेरोजगारी है और वो छुट्टा सांड सड़कों पे घूम रहे हैं, इस तरह की बातें होती रहती हैं। या किसान की आय डबल नहीं हुई, ये मुद्दे लगातार बोल रहे हैं पिछले 8 साल से अखिलेश यादव, वही अभी भी चल रहा है। तो पीलीभीत में वरुण गांधी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकते हैं, इससे किसी को इनकार नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो है अब वो गांधी परिवार का वो जो करिश्मे का दौर था, वो युग अब बीत चुका है। वो अमेठी हो, मेरा एक सवाल है कि रायबरेली हो। क्या रायबरेली से प्रियंका को उतार सकते हैं हार की संभावनाओं के बीच में? इतना हौसला करेंगी? आज की तारीख तक प्रियंका गांधी के रायबरेली से उम्मीदवार बनने की कोई संभावना नहीं है। कांग्रेस की ओर से इस तरह का कोई इंडिकेशन नहीं दिया गया है और यह भी कहा जाता है कि राहुल गांधी भी नहीं चाहते हैं कि प्रियंका वहां से उतरे, क्योंकि अगर प्रियंका जीत गई और राहुल गांधी वायनाड से हार गए तो फिर जो है जो पार्टी के अंदर का जो सत्ता संतुलन है वही गड़बड़ा जाएगा। और ये बातें आपको भी मालूम है कि राहुल गांधी प्रियंका के बीच में लगातार खींचतान रहती है। बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं। तो अभी ये कुछ तय नहीं है और अमेठी और रायबरेली दोनों को बचाना कांग्रेस के लिए वर्तमान परिस्थितियों में मुझे बहुत कठिन काम लगता है। अमेठी वो पहले ही खो चुके हैं, रायबरेली बची है, इसको भी बचा रखना बहुत कठिन काम है। आसान काम तो है ही नहीं किसी भी दृष्टि से। एक चक्रव्यूह बन चुका है, उस चक्रव्यूह से जाना है और आखिरी दरवाजा भी भेदना है। कांग्रेस की मजबूरी यह है कि वो चक्रव्यूह में जा तो सकती है, लेकिन चक्रव्यूह से निकलेगी कैसे? जो मोदी ने बनाया है वो चक्रव्यूह के सातों रास्ते बहुत मुश्किल किए हुए हैं। खासतौर से अमेठी और रायबरेली उस चक्रव्यूह के इस बार के सबसे बड़े दरवाजे हैं, जिनसे कांग्रेस को घुस के जीत के निकलना है और जिसकी अभी उसके पास उसके लड़ाई के लिए नायक भी नहीं है। तो ये तो देखना दिलचस्प है। मैं अमिताभ जी के पास जाता हूं। अमिताभ जी, ऐसा क्या रिश्ता है? मेरा सवाल आपसे ये था कि पीलीभीत जो है उसके साथ रिश्ता क्या बनाया हुआ है? मतलब क्या एक जो मेनका है बहुत लंबे समय तक, देखिए मेरा ये मानना है कि जब नेता आप लगातार जीतते हैं तो वो कोई ना कोई रिश्ता उनका उस क्षेत्र से हो जाता है। वो क्या कारण है? आपको क्या लगता है कि ये जो मेनका फैमिली है, यानी संजय गांधी की फैमिली है, संजय गांधी तो कांग्रेस में रहे, उसका रिश्ता क्या है? पीलीभीत उन पर क्यों इतना ज्यादा प्यार लुटाता रहा है? भाई बीजेपी से वो जीत रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन उनका अपना भी एक ऑरा है। क्या है वो कारण? क्या है कारण? उसका ये है कि 1952 से लेकर स्थानीय मात्र 3 बार जीते हैं। एक बार सन 52 में, उसके बाद फिर मोहन स्वरूप जो बरेली के कुर्मी नेता थे वो प्रसोपा से जीते, फिर कांग्रेस में आ गए तो वो 71 तक वो जीतते रहे, 77 में चुनाव हार गए, 77 में जनता पार्टी के शमसुल हसन खां जीते। उसके बाद फिर कांग्रेस के भानु प्रताप सिंह, हरीश गंगवार जीते। तो कुर्मी राजनीति यहाँ पर बढ़ चढ़कर थी और कुर्मी राजनीति का ध्वस्तीकरण 89 में मेनका गांधी ने आकर किया। कुर्मी बनाम गैर कुर्मी एक जो नारा दिया गया था, उस नारे के आधार पर मेनका गांधी ने बहुत लंबी लीड ली और चुनाव जीती। और मेनका गांधी की वजह से कुर्मी राजनीति पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। संजय गंगवार भी जीते हैं तो मेनका गांधी ने उनको समर्थन किया था, मेनका गांधी ने उनको, मेनका गांधी के साथ वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे। तो अब कुर्मी राजनीति की पकड़ ढीली करने के लिए एक ऐसा ऑरा चाहिए था, वो ऑरा मेनका गांधी में था। मेनका गांधी ने गैर कुर्मी बिरादरी को एकजुट किया और वही एक कारण था कि वो लगातार चुनाव जीतती गई। अंदर एक जो भय की स्थिति थी कि एक समय पीलीभीत के सारे सीटों पर, सारे बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स हो या गन्ना सोसाइटी हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे विधायक हो, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष हो, सब कुर्मी जाति के होते थे। तो ऐसी स्थिति में 89 से जो पराभव उन्होंने कुर्मी राजनीति का किया, उसका फायदा उन्हें मिला।
और उसी के कारण वो लगातार यहाँ पर गैर कुर्मी नेता बनकर उभरी और उसके कारण जनता उनके साथ खड़ी रही। यही स्थिति आज है कि मेनका गांधी या वरुण गांधी केवल जीत का मूल कारण यही है, कुर्मी बनाम गैर कुर्मी। जी, अगर मैं यही ये उनके कहूं जीत कि का ये जी जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं उस वक्त काफ़ी चीज़ें साफ नहीं हुई हैं, टिकट का अनाउंस हो जाएगा, लेकिन लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो हम पिछली बार कह रहे थे सबसे बड़ी चर्चा गांधी परिवार का पर्चा, लेकिन वो पर्चा एक तो उस पर्चे में गायब हो चुके हैं। अगर मोदी कॉपी चेक कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की आंसर शीट उनकी निगाहों में ज़रूर होगी कि वहाँ कैसे सवाल पूछे जाएं, यानी कैसे राजनीतिक सवाल के तौर पर कोई ऐसा चेहरा उनके सामने लाया जाए ताकि उनको इस पूरी परीक्षा में फेल किया जा सके। अगर इस पूरे मसले को देखते हैं तो वायनाड से अपने आप को बहुत निश्चिंत मान रहे राहुल गांधी के सामने भी वहां एक चुनौती के तौर पर बड़े कैंडिडेट को खड़ा करके बीजेपी ये जानती है कि उनकी राह वहां भी मुश्किल है, लेकिन यहां जहां उत्तर प्रदेश में है, योगी हो या मोदी हो, वो अमेठी और रायबरेली को जाने नहीं देना चाहते। और गांधी फैमिली के करिश्मे की बात तो इतनी है कि वरुण का टिकट कट जाता है और कहीं से कोई सरगरोशी नहीं होती। यहां तक कि जिस रायबरेली में पहले एक इशारे पर पूरी रायबरेली जाम हो जाती थी, सड़कों पर लोग आकर गांधी परिवार के लिए नारे लगाते थे, वहां अब कुछ पोस्टर भी दिखाई नहीं दे रहे कि वो प्रियंका गांधी का स्वागत करते हैं। ऐसे में गांधी परिवार की जो अंदरूनी राजनीति है इस पर लोगों की निगाह हमेशा बनी रहती है, क्योंकि अभी भी गांधी फैमिली के राजनीतिक भविष्य के साथ लोगों का एक जानने का रिश्ता जरूर है। करीब का रिश्ता तो शायद यूपी से जा चुका, लेकिन ये रिश्ता जरूर है। तो देखते हैं कि अब ये गांधी फैमिली के बचे हुए 2 मेंबर जिनका इंतजार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लोग बड़ी शिद्दत के साथ कर रहे हैं, उनका क्या होता है। लेकिन आज के लिए सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर में बस इतना ही। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस प्रोग्राम को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको अपने कोई सवाल चाहिए तो उनको भी लिखिए, हम अगले एपिसोड में उनको ज़रूर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।